रिया एक प्यारी सी लड़की थी जिसका चेहरा हमेशा हंसी से भरा रहता था, लेकिन उस हंसी के पीछे एक तूफान था जिसे वह खुद भी नियंत्रित नहीं कर पाती थी। वह 14 साल की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसे एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का निदान हुआ था। उसके स्कूल में इस बारे में कोई ज्यादा समझ नहीं थी। उसके सहपाठी और शिक्षक उसे बस ध्यान से बटी हुई लड़की मानते थे, जो किसी भी चीज पर 5 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं दे सकती थी। जब दूसरे बच्चे नोट्स लिख रहे होते, तो रिया की नोटबुकें आधे अधूरे काम और कोनों में डूडल से भरी होती। वह कोशिश करती थी, लेकिन उसका मन इधर-उधर भाग जाता। एक मिनट वह गणित का सवाल हल कर रही होती और अगले ही पल वह रंगों, कहानियों या बाहर की आवाजों में खो जाती। वह अक्सर किताबें लाना भूल जाती, गृहकार्य पूरा नहीं कर पाती और रोज डांट खाती थी। उसके अंक भी बहुत खराब थे, गणित और विज्ञान में फेल और अंग्रेजी में पास मुश्किल से। शिक्षक परेशान हो गए थे, कुछ तो उसे आलसी और लापरवाह भी कह देते थे। लेकिन रिया आलसी नहीं थी, वह ओवरवेल्म्ड थी। उसका दिमाग अलग तरह से काम करता था। वह सफलता प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आता था कि कैसे। हर बार जब उसे उसका रिपोर्ट कार्ड मिलता, उसका दिल टूट जाता। तुम गंभीर नहीं हो, उसके सहपाठी कहते। यहाँ तक कि परीक्षा के दौरान भी वह जगह पर बैठने और ध्यान देने में असमर्थ रहती थी। उसका हाथ लिखने का तरीका भी गड़बड़ था और वह अक्सर दिशानिर्देशों को भूल जाती थी, भले ही वे उसे कुछ मिनट पहले दिए गए होते। यह सब उसे और भी कमजोर बना देता था। वह खुद को मुसीबत समझने लगी थी। वह कक्षा में उठकर जवाब नहीं देती थी। वह आखिरी बेंच पर बैठने लगी थी, बस यही चाहती थी कि कोई उसे न देखे। उसे लगता था कि वह टूट चुकी है और उसे खुद को ठीक करने का तरीका नहीं पता था। रिया के लिए सिर्फ खराब अंक ही परेशानी नहीं थे, उसके सहपाठियों ने उसे सबसे बड़ा उत्पीड़क बना दिया था। चूंकि वह हमेशा अलग थी, चंचल और भूलने वाली, इसलिए कक्षा के बुली बच्चों ने उसे अपना आसान लक्ष्य बना लिया। वे जब भी रिया को पढ़ने के लिए कहते, तो वह लड़खड़ा जाती और वे हंसी उड़ाते। उसका टिफिन छीनकर खाते और उसे मिस एब्सेंट माइंड और क्रेयॉन ब्रेन जैसे नामों से बुलाते थे। ग्रुप एक्टिविटी के दौरान कोई भी उसके साथ काम करना नहीं चाहता था। वह सब गड़बड़ कर देगी, वे कहते। एक बार विज्ञान के प्रोजेक्ट के दौरान एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, रिया को कुछ भी छूने मत देना, वह इसे उसी तरह तोड़ डालेगी जैसे उसने अपना दिमाग तोड़ा है। सभी लोग हंस पड़े। रिया ने हंसा नहीं। उसने चुपचाप बाहर जाकर बाथरूम में रो लिया, अपने बैग को कसकर पकड़े हुए, और उसका सीना शर्म से भारी था। कुछ लड़कियां उसकी आदतों का मजाक उड़ाती थीं। वह अक्सर पेंसिल से टैप करती या पेन कैप चबाती रहती थी जब वह घबराती थी। वे उसे नकली तरीके से करती और हंसती। उसकी आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया था। जब भी उसे कोई सवाल सही आता, वह चुप रहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी आवाज या शब्दों का मजाक उड़ाएगा। शिक्षक पहले से ही उसके खराब प्रदर्शन से परेशान थे, शायद ही कभी कुछ करते थे। अधिकांश उन्हें एडीएचडी के बारे में नहीं समझते थे और उसकी हरकतों को परेशान करने वाली मानते थे। उन्हें लगता था कि वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। दिन ब दिन रिया और अकेली होती गई। वह स्कूल के सुबह से पहले ही बीमार होने का बहाना बनाने लगी। वह कई रातों तक रोते हुए सोती, यही सोचती कि वह नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं बन सकती। उसके अंदर गहरी चाहत थी कि कोई तो उसे देखे और समझे कि वह मजाक नहीं कर रही,
वह सच में मदद चाहती थी। एक दिन इंग्लिश की नई शिक्षक श्रीमती आशा ने रिया की चुप्पी और उदासी को देखा। वह डांटने के बजाय प्यार से बोली, रिया, मुझे तुम पर विश्वास है। उन्होंने क्लास के बाद रिया के पास जाकर पूछा, तुम क्या करना पसंद करती हो? रिया शर्माते हुए बोली, मैं कहानियां बनाना पसंद करती हूँ। श्रीमती आशा ने उसे कहानियां लिखने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारे विचार एक उपहार हैं, उन्होंने कहा। वह एक वाक्य रिया के दिल में बैठ गया। उसने अपनी छोटी कहानियां लिखनी शुरू की और धीरे धीरे आत्मविश्वास पाया। श्रीमती आशा ने कक्षा में उसकी तारीफ की और वह पहली बार महसूस करती है कि उसे असफलता के बजाय सफलता की ओर एक कदम बढ़ने का मौका मिला है। श्रीमती आशा की सलाह पर रिया के माता-पिता उसे मानसिक चिकित्सक के पास ले गए। कई टेस्ट के बाद उसे एडीएचडी का औपचारिक निदान मिला। डॉक्टर ने समझाया कि रिया टूटे हुए नहीं है, बल्कि उसका मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है। उसे थेरेपी मिलने लगी, जहां उसे ध्यान केंद्रित करने, याददाश्त सुधारने और समय प्रबंधन के तरीकों को सिखाया गया। नियमित काउंसलिंग से वह सीखने लगी कि कैसे अपनी पढ़ाई को छोटे-छोटे कदमों में विभाजित किया जाए और मानसिक शांति के लिए श्वास अभ्यास और विश्राम तकनीकें सीखी। उसे यह महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है और अब वह ठीक हो सकती है। रिया के माता-पिता, जो पहले एडीएचडी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, अब उसकी सबसे बड़ी सहायक शक्ति बन गए थे। रिया की मां ने किताबें पढ़नी शुरू की, वीडियो देखे और ऑनलाइन सहायता समूहों में शामिल हुई, ताकि वह समझ सके कि एक एडीएचडी वाले बच्चे की मदद कैसे करें। उन्होंने घर में कई बदलाव किए। रिया के अध्ययन के लिए एक शांत जगह बनाई गई, जहां कोई विक्षेप नहीं थे। समय सारणी को रंगीन चार्ट पर दीवार पर चिपकाया गया। अलार्म सेट किया गया जिससे उसे गृह कार्य, ब्रेक और सोने का समय याद रहे। शिक्षकों के बजाय उसके पिता ने रिया को गणित जैसे विषयों में मदद करना शुरू किया। खेलों और दृश्य माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए वे रिया को ध्यान केंद्रित करने में मदद करते थे। जब भी वह एक सवाल सही हल करती, वह उसे सजीव तरीके से प्रोत्साहित करते थे। एक कदम में सुधार करो, वे कहते। रिया की मां ने उसकी अध्ययन सामग्री को छोटे 20 मिनट के सत्रों में बांट दिया, जिसके बाद छोटा ब्रेक होता था, ताकि वह मानसिक रूप से ताजगी महसूस कर सके। वे उसे सिखाते थे कि अंक नहीं, उसकी मेहनत और सृजनात्मकता की कद्र की जाती है। वे हमेशा उसे यह याद दिलाते थे, तुम्हारे अंक तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम जो हो, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसने रिया को हिम्मत दी। उनकी मदद से रिया का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब कभी वह गृह कार्य नहीं कर पाती या कुछ भूल जाती, वे उसे डांटते नहीं, बल्कि उसे गले लगाते और कहते, तुम अकेले नहीं हो। समय बीतता गया। अब रिया 10वीं कक्षा में थी। वह पहले जैसी नहीं रही, न ही कक्षा की सबसे तेज छात्रा बनी, लेकिन अब वह जानती थी कि कैसे सीखना है, कैसे लिखना है और कैसे खुद पर विश्वास करना है। उसने विषयों को अपनी पसंद से चुना, कला, अंग्रेजी, इतिहास और बुनियादी गणित। उसकी दिनचर्या अब व्यवस्थित थी। सुबह ध्यान और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, 20 मिनट के पढ़ाई सत्र, बीच में म्यूजिक ब्रेक और हर दिन की एक छोटी सफलता डायरी। उसने एक खास फोल्डर बनाया, मैं कर सकती हूँ, जिसमें वह हर बार की छोटी उपलब्धि लिखती। आज मैं बिना डाइवर्ट हुए 10 मिनट तक पढ़ पाई। आज मैं खुद से मैथ का एक सवाल सुलझा पाई। परीक्षा नजदीक आई। जहां पहले रिया डर जाती थी, अब वह कहती, मैं तैयारी कर रही हूं अपने तरीके से। जब रिजल्ट आया, रिया को 85% अंक मिले।
गणित में उसने 70% और अंग्रेजी में 94%। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। स्कूल असेंबली में उसे बुलाया गया, मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टूडेंट ऑफ द ईयर। पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था। वहीं आखिरी बेंच पर बैठने वाली लड़की आज मंच पर खड़ी थी। अपने आत्मविश्वास, समर्थन और दृढ़ संकल्प के साथ रिया मुस्कुराई और बोली, मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखी, मैंने खुद को समझना सीखा। मेरा दिमाग अलग है, लेकिन उसकी अपनी उड़ान है और अब मैं उड़ रही हूँ।